गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए थे जिसमें सूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन द टेम्परेचर और का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या प्रभाव होता है और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। तो टेम्परेचर के प्रभाव को समझने के लिए आपको जो कोलिजन थ्योरी है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले वो कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी। तो कोलिजन थ्योरी के मुताबिक जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट। मतलब कोलिजन होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, तभी जाके प्रोडक्ट बनते हैं। The number of collision per second per volume of the reaction mix is called as collision frequency, denoted by capital Z. But it is found that all the collisions between the reactant molecules do not give product. ठीक है, सारे के सारे collision जो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते हैं, द collision which actually give product are called effective collisions. तो collision में जो selected collisions हैं जो effective हैं वही प्रोडक्ट देते हैं। वो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है और रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है दे कैन गिव इफेक्टिव कोलिजन्स। और दूसरी कंडीशन है कि उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब जिन एटम के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे वो आपस में टकराने चाहिए, तभी जाके वो इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है माइनस टी आर डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड अपॉन जेड दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज हेयर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये अगर ये दो चीज़ें बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। अब आप इसमें आगे फिर इसको एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। और इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका इफेक्ट की हम देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस अपॉन राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। एंड इसमें पहला फैक्टर आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कि जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से उनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बट इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसके मुताबिक सिर्फ 3% रेट इंक्रीज होता है पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअली में 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में 100% जो रेट, मतलब रेट डबल हो जाता है, मीन्स 100% जो रेट बढ़ता है। तो 3% तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर के कारण है, लेकिन बाकी जो है 97% जो है वो एक कोई और फैक्टर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ रेडिएशन। एंड दैट मेन फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड एज कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विद राइजिंग टेम्परेचर। जो है वो ये दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बढ़ता है जिसके कारण मेन जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना माना जाता है, वो है इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। दिस कैन बी really easily understood by plotting a graph that is Maxwell-Boltzmann distribution curve for the reaction mixture। और इस कर्व में जो एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज जो है उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और वाई एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। तो ये +1 में ये ग्राफ आपने पढ़ा है। तो रिएक्शन मिक्सचर के लिए इसको ड्रॉ किया जाएगा। तो आप देखते हैं जो ग्राफ जो है इस तरह से आता है कि ये ग्राफ आया विदाउट, जब आप टेम्परेचर T1 था, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ आया। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ये ग्राफ जो है, ये कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है एंड शिफ्ट टूवर्ड राइट। तो ये अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई टी जो वैल्यू दी गई है, ये जो ई टी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर रिएक्शन की है। तो इसके आगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, मतलब वो प्रोडक्ट बनाएंगे, पीछे वाले नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो पीछे वाले के कोलिजन करेंगे लेकिन वो इनइफेक्टिव होंगे। तो जब आप T1 टेम्परेचर था तब जो इफेक्टिव कोलिजन इतने थे, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री तो इफेक्टिव कोलिजन जो डबल हो गए। ठीक है, तो पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द इफेक्टिव कोलिजन बिकम ऑलमोस्ट डबल, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो ये मेन फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन राइज इन टेम्परेचर इज
इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लिया था, इसको हमने इस तरह से रिवाइज किया। नेक्स्ट हम लेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। जब इसको समझने के लिए सबसे पहले जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब पाथ ऑफ रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो कैसे प्रोसीड होती है। जब रिएक्टेंट, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे, एनर्जी और एक तरफ एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, और यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है रिएक्शन का, पाथ ऑफ रिएक्शन है। तो शुरू में रेक्टेंट होते हैं, सपोज ये रेक्टेंट है A2 प्लस B2, ये इसमें रेक्टेंट की एनर्जी है, इस स्टेट में है ये। तो रेक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, A2 A B के बन गए, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। रेक्टेंट बोलते हैं डायरेक्टली कन्वर्ट, डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, लेकिन इसके बीच में एक स्टेट आती है जिसको एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सबसे पहले रेक्टेंट जो है वो एनर्जी जो गेन करेंगे ताकि वो अपने बॉन्ड को, जो पुराने बॉन्ड उनको तोड़ सके, और इनकी एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। एंड उसके उस एनर्जी को अचीव करने के बाद दे विल, उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है सिस्टम की, और इससे जो है वो फिर फाइनली प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये ई आर इज एनर्जी ऑफ रेक्टेंट है सपोज, ठीक है। तो अब पहले ही इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की ताकि वो अब शुरू में बॉन्ड टूटना जो फेवर कर रहे हैं, ए के अपने बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, बी वाले बॉन्ड भी टूटेंगे, और नए बॉन्ड जो है धीरे धीरे बनना शुरू होंगे। तो शुरू में तो बॉन्ड टूटना जो है वो हैवी है, वो ज़्यादा है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी गेन कर रहा है सिस्टम। लेकिन इसके बाद जो बॉन्ड बनना जो वो मतलब ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, फिर रिलीज होकर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और फाइनली ए और बी नए प्रोडक्ट, ए बी प्रोडक्ट जो है वो फाइनली बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये जो स्टेट होती है रिएक्शन की, जिसमें जिसमें एनर्जी ऑफ सिस्टम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये। तो जिसमें ऐसी स्टेट है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये देखिए एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो स्टेट है, ये ऐसी स्टेट होती है सिस्टम की जिसमें सिस्टम की जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एंड इस स्टेट में जो पुराने बॉन्ड जो हैं, ए और बी जो एटम के बीच में बॉन्ड है, वो आधे टूट चुके होते हैं और नए बॉन्ड आधे बन चुके होते हैं। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो एनर्जी गेन कर रहे हैं, रेक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहे हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए रिएक्शन की। तो एनर्जी गेन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गेन बाय द रिएक्टेंट सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतनी एनर्जी गेन कर रहे हैं, देखिए ये जो एरो बनाएंगे, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए से इसको डिनोट करते हैं, ई ए इसका सिंबल होता है। तो excess energy gained by the reactant so that the its energy become equal to the threshold energy of a reaction. Threshold energy of a reaction is called activation energy, and E की वैल्यू threshold energy माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर इसमें से अगर आप रेक्टेंट को कम कर देंगे, रेक्टेंट की एनर्जी कम करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू देखो, यहाँ ग्राफिकली निकाली जा सकती है रिएक्शन की। डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ईपी, देखो ये प्रोडक्ट बन गए ना, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी ये ईपी होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये एनर्जी कितनी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ई पी माइनस ई आर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्योंकि ई आर ज़्यादा है, ई पी कम है, तो ये नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव आएगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है, ये किसके लिए ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। डेल्टा एच यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ये वैल्यू ये डेल्टा एच होगी, डिफरेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये नेगेटिव आएगी डेल्टा एच यहाँ पे, तो इट इज़ ए ग्राफ फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। और एक और पॉइंट इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स फास्ट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई होगा। और हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है तो मीन्स वो रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। ये पॉइंट यहाँ से नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जरूर नोट करेंगे, ये आगे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ एक्सेस एनर्जी गेन बाय द रिएक्टेंट
so that its energy become equal to the threshold energy. Energy gained by the reactant so that its energy become equal to the threshold energy, it is called as threshold activation energy. एक्टिविटी कम्प्लेक्स क्या होता है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ रिएक्शन, एक स्टेट है बीच में रिएक्शन की, जिसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, एंड ओल्ड बॉन्ड जो हाफ ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर हाफ फॉर्म्ड होते हैं। ओल्ड पुराने बॉन्ड जो आधे टूट चुके होंगे और नए बॉन्ड आधे बन चुके होंगे। देखो इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है, इट इज़ एक्टिविटी कम्प्लेक्स। ठीक है, ए बी ये रेक्टेंट है, और ये आधे टूट गए बॉन्ड ये, और आधे नए बन गए। इस स्टेट को हम बोले एक्टिविटी कम्प्लेक्स बोलेंगे, और ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अरहिनिस इक्वेशन क्या होती है? अरहिनिस जो है गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट दैट इज के एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ये एंड टेम्परेचर। ठीक है, टी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं अरहिनिस इक्वेशन, एंड मे बी रिटन एज के, दैट्स स्मॉल के है ये, रेट कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू ए इंटू ई एक्सपोनेंशियल की माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इट अरहिनिस इक्वेशन इसको बोलते हैं। के जहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ई की पावर माइनस ई डिवाइड बाई आर टी इज ए फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इसको कहा जाता है। अगर इसको हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, नेचुरल लॉग लेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगी, क्योंकि ए इंटू बी है ना, ये ए इंटू दिस है ना। ठीक है, ए इंटू एक्सपोनेंशियल पावर है, तो यहाँ पे किसी भी लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। ठीक है, फिर आपने आगे इसको रीअरेंज किया, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये और ये। तो ये लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। फिर लॉग जो नेचुरल लॉग उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के 2.303 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दूसरा लॉग बन गया माइनस ई डिवाइड बाई आर टी, तो ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2.30 से डिवाइड कर दो तीनों को, तो ये आ जाएगा, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर टी। तो ये इक्वेशन भी क्या है, ये भी इट इज़ ऑल्सो अरहिनिस इक्वेशन, लॉगरिथम फॉर्म में है ये। तो इट इज़ इक्वेशन, एक्चुअली इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह इक्वेशन है ये। क्यों स्ट्रेट लाइन की तरह है? क्योंकि ये 1/t और log के आपस में रिलेटेड होते हैं। ये कांस्टेंट है log a, और ये स्लोप बन जाती है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आप log k और 1/t के बीच में ग्राफ लोडेंगे तो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन। स्लोप जो है माइनस ई डिवाइड बाई 2.303 आर के बराबर होगी स्लोप, माइनस नेगेटिव में नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ इस तरह से आती है स्ट्रेट लाइन। वाई इंटरसेप्ट होता है, ये स्ट्रेट वाई इंटरसेप्ट होता है log a। log a जो है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ये 1/t जो एक्स एक्सिस में लिया है, और log k को हमने वाई एक्सिस में लिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन, अगर आप इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। K1 हम मानते हैं रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 में, K2 जो है रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T2। तब हम ये अरहिनिस इक्वेशन तो ये होती है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1 डिवाइडेड बाई टी। log k1 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/t1 हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेंगे। k2 के लिए क्या आ जाएगा, 1/t2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर माइनस करेंगे, log k2 माइनस k1 करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइड बाई b। तो log a डिवाइड बाई b हो गया इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में ये ई ए डिवाइड 2.303 आर कॉमन है, और जब 1/t1 माइनस 1/t2 आ जाएगा, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ अरहिनिस इक्वेशन, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ई ए को निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटलिस्ट, जो क्या होते हैं और कैटलिस्ट किसको बोलते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, खुद वैसे के वैसे मिल जाते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, and that are called as that substances are known as catalyst। and the increasing rate of reaction by using catalyst is called as catalysis, इसको नाम दिया गया है।
रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके बढ़ाना, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कोज ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस का कोज क्या है? कैटालिसिस का कोज समझने के लिए हमने जो ग्राफ पहले प्लॉट किया है उसको हम समझेंगे। एक आएगा विदाउट कैटलिस्ट, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और एक ग्राफ आएगा विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है ग्राफ में, ये हमने देखना है। तो जब आप देखिए, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड विद वन ऑफ द विद द रिएक्टेंट एट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट होते हैं वो, देखो ग्राफ में बताया गया है, सी अगर कैटलिस्ट है, देखिए रिएक्शन क्या है, ए और बी में रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है। एक ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट में, और एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे विद कैटलिस्ट। सी यहाँ पे कैटलिस्ट लिया है, ठीक है, सी ए कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है दोनों, ए और बी। तो जब आप कैटलिस्ट में की प्रेजेंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये ग्राफ आया, तो कैटलिस्ट जो होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दौरान टेम्परेरी बॉन्ड बना देते हैं रिएक्टेंट के साथ। देखो टेम्परेरी बॉन्ड बनाया है, तो टेम्परेरी बॉन्ड बनाने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब बॉन्ड बनता है, कोई नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी डिक्रीज, सिस्टम की एनर्जी कम होती है। तो टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं, इससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट जो है में क्या एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है, देखिए इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विद इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट्स एंड डिक्रीज डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, and with decrease in activation energy rate of reaction increase, it can easily shown by this plotting this graph। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में देखो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना, जब टेम्परेरी बॉन्ड बने हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, जिस तरह से आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है, एनर्जी बैरियर डायग्राम बनाई है, किसके लिए बनाई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए बनाई है ये, वैसे एंडोथर्मिक के लिए जो होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पे ये पाथ ऑफ रिएक्शन है या टाइम ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या ली जाती है, एनर्जी ली जाती है। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, ग्राफ वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, जो है प्रोडक्ट की एनर्जी जो डिक्रीज होना वो कम होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट की एनर्जी, और ये एनर्जी जो रिएक्टेंट की है, तो इसके लिए डेल्टा एच जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ऐसा होगा। दूसरा बात यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये होगी बैकवर्ड की। ठीक है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट बन जाते हैं, और रिएक्टेंट क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट। तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी, तो इट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, फॉरवर्ड की। तो इससे भी डेल्टा एच निकाली जा सकती है। डेल्टा एच निकालने का तरीका इस केस में कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट। दूसरा तरीका तो ये है ई पी माइनस ई आर डेल्टा एच निकालने का, वो आप पहले से ही जानते हैं। थैंक यू।